अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट्स बाय एससी। दिस इज़ योर टीचर सदफ ज़हरा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना थर्ड चैप्टर एंड इट्स नेम इज़ वेरिएशंस। वेरिएशंस मीन्स चेंजेस। वेरी मीन्स टू चेंज, वेरिएशन मीन्स टू चेंजेस। क्या क्या चेंजेस आते हैं? वेरिएशंस तीन तरह की होती हैं, रेशो में, प्रोपोर्शन में एंड एक्चुअली वेरिएशन दो तरह की हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। लेकिन उससे पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना होगा जो कि हैं रेशो और प्रोपोर्शन। एक्सरसाइज हमें सॉल्व करनी है 3.1, लेकिन उससे पहले ये कम से कम रेशो और प्रोपोर्शन हमें क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3.1 के सारे क्वेश्चंस रेशो और प्रोपोर्शन के ही बारे में हैं। रेशो होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है? रेशो a relationship between two quantities, a relationship between two quantities of same unit। सेम क्वांटिटीज़ के दरमियान में रिलेशनशिप को रेशो बोलते हैं। सेम यूनिट का क्या मतलब है? सेम यूनिट यानी वो चीज़ें जो सेम यूनिट में मेजर की जाती हैं। जैसे अगर मैं कहूँ 1 kg आटा एंड 1 kg घी, तो येस दे आर द कमोडिटीज़ ऑफ सेम यूनिट। लेकिन अगर मैं कहूँ 1 डजन of egg and 1 kg आटा, तो these are the commodities of different units। और रेशो सेम यूनिट्स की कमोडिटीज़ या प्रोडक्ट या ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में होती है। यानी अगर मैं रेशो लेना चाहूँ तो पॉसिबल क्या होगा कि मैं आटे की रेशो लूँगी घी के साथ, केजीज़ एंड केजीज़। और अगर मैं कहूँ कि पॉसिबल रेशो है तो फिर मैं कहूँगी डजन्स एंड बनानास, सॉरी एग्स एंड बनानास दोनों डजन्स में रिप्रेजेंट किए जाते, इनका यूनिट डज़न है, यानी 1 दर्जन केले और 1 दर्जन अंडे। ठीक है, तो प्रोपोर्शन जो होता है वो सिमिलर यूनिट वाली कमोडिटीज़ का पॉसिबल होता है। सबसे पहली बात, रेशो के अंदर सेम यूनिट की प्रोडक्ट्स होती हैं या सेम यूनिट कमोडिटीज़ होती हैं या सेम यूनिट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अगली बात है कि रेशो को शो कैसे करते हैं या रिप्रेजेंट कैसे होती है। रेशो को लिखा जाता है इस 2 डॉट्स के साथ। अगर दो कमोडिटीज़ के दरमियान में रेशो निकालें तो हम लिखेंगे A रेशो B। ठीक है, अब जो A है ये हमारा कहलाता है एंटीसीडेंट, और जो ये बाद में आता है इसको हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। इनकी तरतीब बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ रेशो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। A रेशो B और B रेशो A बिल्कुल दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक चीज़ और, रेशो को हम नॉर्मली इस तरह शो करते हैं A/B, इसे तकसीम करते हैं ना। अगर मैं कहूँ 1 की रेशो 2 तो मैं उसे 1/2 इस तरह भी लिख सकती हूँ। ठीक है, सो ऑर्डर ऑफ द रेशो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपका क्वेश्चन ही बदल जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे कहा, मैंने लिखा A रेशो 1 रेशो 2, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ। रेशो को हम इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं, अगर ये ऐसे लिखा है तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ A/B। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ 1 रेशो 2 तो मैं इसको कह सकती हूँ 1/2, और ये 9 होता है 0.5। ओके, अब अगर मैं कहूँ B रेशो A, इसका मतलब है 2 रेशो 1, मैं लिख सकती हूँ B/, और मैं लिख सकती हूँ 2/1। इसका आंसर है 2। अब आप खुद गौर कीजिए कि ऑर्डर चेंज करने से आंसर बिल्कुल बदल चुका है, और ये बिल्कुल ही दो डिफरेंट चीज़ें हैं। सो ऑर्डर ऑफ द रेशो इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, ऑर्डर हमें फॉलो करना है। तीसरी बात जो हमारे इस टॉपिक रेशो से रिलेटेड है वो होता है यूनिट। क्या मतलब यूनिट? रेशो में यूनिट कोई नहीं होता। क्यों नहीं होता? मैंने आपसे कहा कि रेशो सेम यूनिट वाले
प्रोडक्ट्स में या सेम यूनिट वाली ऑब्जेक्ट्स जो हैं या कमोडिटीज़ जो हैं रेशो उनके दरमियान होती है। यानी मैं आटे की रेशो निकाल सकती हूँ एप्पल्स के साथ, ये भी केजीज़ में होता है और ये भी केजीज़ में होता है, ठीक है। अब हमने कहा कि हम रेशो को ऐसे तकसीम की शक्ल में भी लिख सकते हैं, यानी मैं लिख सकती हूँ आटा की रेशो विद एप्पल्स, मैं लिख सकती हूँ 1 kg ऑफ आटा एंड 1 kg ऑफ एप्पल्स। 1 से कैंसिल, केजी से कैंसिल, आंसर क्या आ गया 1 यूनिट, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी हम रेशो में काम करते हैं, क्योंकि हमारी कमोडिटीज़ सेम यूनिट की होती हैं, इस वजह से यूनिट्स कैंसिल हो जाते हैं और रेशो में कोई यूनिट नहीं होता है। यही 3 बस इम्पॉर्टेंट बातें थी रेशो से रिलेटेड, द टॉपिक रेशो, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक टू डिस्कस है, इट इज़ प्रोपोर्शन। लेट्स सी व्हाट इज़ प्रोपोर्शन। ओके जी, प्रोपोर्शन, द फर्स्ट थिंग that we need to know about proportion is that what is proportion. Proportion is a statement where two ratios are equated. Proportion is a statement where two ratios are equated. What does it mean? अगर मेरे पास 2 रेशो हैं, A रेशो B एंड B रेशो C, और मैं इनको इक्वेट कर दूँ, दिस इज़ कॉल्ड proportion. Proportion is a statement where two ratios are equated. Okay, इसको लिखते कैसे हैं? A रेशो B एज इट इज़, B रेशो C एज इट इज़, और इसको यहाँ पे इस तरह से लिखा जाता है इन 4 डॉट्स के साथ। इन 4 डॉट्स के अंदर, सॉरी यहाँ पे B, हमें इसे कहना चाहिए था C एंड D, डिफरेंट रखने के लिए C एंड D, ठीक है। ये जो दरमियान में मौजूद होती हैं ये कहलाते हैं मीन्स ऑफ प्रोपोर्शन, और ये जो एजेस पर मौजूद हैं ये कहलाती हैं एक्सट्रीम्स ऑफ प्रोपोर्शन, ठीक है। दरमियान वाले कहलाएंगे मीन्स ऑफ प्रोपोर्शन, और जो एजेस पर मौजूद वैल्यूज़ हैं ये कहलाती हैं एक्सट्रीम्स ऑफ प्रोपोर्शन। अगली बात, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के। कैसे? मैंने कहा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के। किस तरह? मैं इसको लिख सकती हूँ, मैंने लिखा A रेशो B C रेशो D, मैं इसको लिख सकती हूँ A बाय B, ठीक है, और मैं इसको लिख सकती हूँ C डिवाइडेड बाय D। ये हमारा बराबर का निशान होता है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा A इंटू D, और ये इसके साथ तो आ जाएगा B इंटू C, दरमियान में बराबर है B। अब आप गौर से देखिए, B C A D, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स बराबर है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के, ठीक है। सो प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्या बात है? सबसे पहले है इसकी डेफिनेशन। इन प्रोपोर्शन टू रेशियोज आर इक्वेटेड। सेंट्रल वैल्यूज़ कहलाती हैं मीन्स, एज वाली वैल्यूज़ कहलाती हैं एक्सट्रीम्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के, वो हमने ऐसे शो भी कर दिया, ठीक है। सो रेशो और प्रोपोर्शन आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। 3.1 इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है डिस्कस करने के लिए, इट इज़ वेरिएशन। वेरिएशन के क्वेश्चन 3.1 में नहीं है, 3.2 में है, लेकिन हम यहीं पे इसी लेक्चर के अंदर उसको कवर करते हैं ताकि हम डायरेक्टली 3.2 को सॉल्व कर सकेंगे। प्रोपोर्शन वेरिएशंस मीन्स टू चेंज, मीन्स वेरी मीन्स टू चेंज। वेरिएशंस 2 तरह की होती हैं, वेरिएशंस 2 तरह की होती हैं। किस तरह के 2 चेंजेस? वेरिएशन मीन्स टू चेंज हमारे मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसके साथ चेंज को शो किया जाता है। चेंजेस 2 तरह के होते हैं। कैसे? एक होता है डायरेक्ट चेंज,
और एक होता है इनडायरेक्ट चेंज, जिसको हम इन्वर्स भी बोलते हैं या इन्वर्स। ठीक है, डायरेक्ट चेंज क्या चीज़ है? डायरेक्ट मतलब डायरेक्शन सेम होना, एक चीज़ बढ़ती है दूसरी भी बढ़े, एक चीज़ कम होती है दूसरी भी कम हो। इनडायरेक्ट चेंज या इन्वर्स चेंज, एक चीज़ बढ़े तो दूसरी कम हो जाए, या अगर पहली चीज़ कम होती है तो दूसरी बढ़ जाए। ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन के अंदर डायरेक्शन सेम होती है, डायरेक्शन टू चेंज सेम होती है। ठीक है, इस तरह से। और इन्वर्स वेरिएशन के अंदर डायरेक्शन टू चेंज ऑपोजिट होती है, एक बढ़ता है दूसरा कम होता है, ऑपोजिट डायरेक्शंस में जाते हैं। अब वाया एग्जांपल्स अगर मैं आपको समझाऊं, डायरेक्ट वेरिएशन की एग्जांपल्स मेरे पास मौजूद है। जैसे हमारी एज है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा एज बढ़ेगी। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, एक बढ़ता है दूसरा भी बढ़ता है। अगर मैं कहूँ डिस्टेंस बढ़ा दो तो टाइम टू ट्रैवल क्या होगा? ये भी बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे फासला बढ़ेगा टाइम टू ट्रैवल बढ़ेगा। अगर मैं कहूँ वोल्टेज बढ़ा दो तो क्या होगा? करंट बढ़ेगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ वोल्टेज कम कर दो तो करंट कम हो जाएगा। अगर हम आजकल के दौर की एग्जांपल लें और कहें कि पॉपुलेशन बढ़ा दो या बढ़ गई, तो डिमांड फॉर रिसोर्सेज क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। डिमांड फॉर रिसोर्सेज का क्या मतलब है? रिसोर्सेज जो भी हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि हमारे जो कमोडिटीज़ की कंजम्पशन है, लोग बढ़ेंगे तो कमोडिटीज़ की कंजम्पशन बढ़ेगी। कमोडिटीज़ मीन्स क्या? जो भी हम चीज़ें कंज्यूम करते हैं, पानी है, खाने पीने की चीज़ें हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, जो भी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। अगर आप कहें कि कपड़े हैं, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो कपड़े की कंजम्पशन बढ़ेगी। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पानी की कंजम्पशन बढ़ेगी। अगर यूँ कहें कि रिसोर्स में हमारी एम्प्लॉयमेंट भी आती है, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो नीड फॉर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लोगों को ज़्यादा रोज़गार की ज़रूरत होगी। तो ये सारी चीज़ें क्या हुई? डायरेक्टली वेरिएटेड, इनका चेंज एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब चीज़ें आपस में डायरेक्टली वेरिएशन में इन्वॉल्व होती हैं उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। जैसे मैं कहूँगी टाइम और एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस एंड टाइम टू ट्रैवल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वोल्टेज एंड करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पॉपुलेशन एंड एम्प्लॉयमेंट बोल लें आप, एम्प्लॉयमेंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इस साइन से शो किया जाता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन को। अगली चीज़ हमारे पास जो आती है, इट इज़ इनवर्स प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। लेट डिस्कस। ओके, इनवर्स प्रोपोर्शन में मैंने कहा कि यहाँ पे डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, एक चीज़ बढ़ती है दूसरी कम होती है, या एक चीज़ अगर कम होगी तो दूसरी बढ़ जाएगी। अभी आप 9th क्लास पढ़ के आए, साइंस स्टूडेंट्स भी हैं, आपने पढ़ा होगा ना बॉयल्स लॉ केमिस्ट्री के अंदर। क्या कहता है बॉयल्स लॉ? बॉयल्स लॉ कहता है कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं फॉर एनी गैस तो उसका प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। यही पढ़ा ना आपने बॉयल्स लॉ में। और जब आप अगर मैंने जैसे यहाँ पे रिलेशनशिप बनाया डैट टाइम इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू एज, ये प्रपोर्शन बनाए मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं प्रपोर्शन बनाऊँ तो मैं कैसे बनाऊँगी? वहाँ पे हम क्या बनाते थे? टेम्परेचर इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू प्रेशर, ऐसे ही लिख के आए ना आप। सो वहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर एक दूसरे के साथ इन्वर्सली रिलेटेड थे, और इस रिलेशनशिप को हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे प्रेशर कम होगा, प्रेशर टेम्परेचर को कम करेंगे प्रेशर बढ़ जाएगा। इसके अलावा अगर हम और भी एग्जांपल्स लें तो इकोनॉमिक्स के अंदर प्राइस और डिमांड आती है। प्राइस एंड डिमांड क्या होता है? प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होती है। कैसे? प्राइस बढ़ने का क्या मतलब है? चीज़ का महंगा होना। जब चीज़ महंगी होती है तो उसे कम ख़रीदा जाता है, इट मीन्स प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है। प्राइस एंड डिमांड आर इन्वर्सली रिलेटेड। अब जब हम इसका रिलेशनशिप लिखेंगे हम कैसे लिखेंगे?
प्राइस इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी। इसके अलावा अगर हम और अपनी मतलब डेली लाइफ से एग्जांपल्स लें तो मैं कहूँ स्पीड अगर आप बढ़ा दें, अगर आप गाड़ी की स्पीड को बढ़ा देते हैं तो टाइम टू ट्रैवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। स्पीड बढ़ाने से आपका जो रास्ता है वो जल्दी तय होगा, जिस वजह से स्पीड बढ़ाई तो हमने टाइम टू ट्रैवल कम हो गया। एक और एग्जांपल अगर हम अपनी रूटीन लाइफ से लें, अगर मैं लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाऊं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को अगर मैं बढ़ा दूं तो हमारा शेडो कैसा होगा, फेड। ऐसा ही है, जैसे जैसे हम लाइट को तेज़ करते जाते हैं शेडो क्या होता है, कम होता जाता है। लाइट की इंटेंसिटी को आप कम करें, शेडो क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। ऐसा ही होता है ना। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड शेडो आर इन्वर्सली रिलेटेड। ये थोड़ी सी एग्जांपल्स थी जो कि हमने ली अपनी नॉर्मल लाइफ से, जो बल्कि पहली बॉयज़ लॉ से है, जो कि आप अपने 9th क्लास में पढ़ के भी आए हैं। एक और चीज़ है जो कि नॉर्मली हमारे यहाँ इकोनॉमिक्स में या बिज़नेस में भी यूज़ होती है, इट इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट रेट, जिसे आप उर्फ़ आम में बोलते हैं सूद, शरह सूद। ठीक है, जब ये शरह सूद बढ़ती है ना तो बोरोइंग कम हो जाती है। वो कैसे, अगर बैंक आपको कुछ पैसे देता है और कहता है इसके ऊपर आपने मुझे इंटरेस्ट रेट देना है 10%, तो आप कुछ पैसे ले लेते हो। वहीं पे बैंक आपको कहता है अब इतने ही पैसे आप ले रहे हो और आपको अब इसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे करना होगा वो है 50%, यानी इंटरेस्ट रेट बढ़ा। अब आपको वो कर्ज़ा लेना ज़्यादा महंगा पड़ेगा, तो बोरोइंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो इंटरेस्ट रेट बढ़ने से बोरोइंग कम हो जाती है। इंटरेस्ट रेट एंड बोरोइंग क्या है, इन्वर्सली रिलेटेड है। इसके अलावा भी आपके जहन में अगर कोई अपने इर्द गिर्द से एग्जांपल्स आती हैं तो आप उसको ज़रूर जहन में लाइए अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। वेरिएशंस कितनी तरह की होती हैं, 2, डायरेक्ट एंड इन्वर्स। डायरेक्ट मीन्स द सेम डायरेक्शन एंड इन्वर्स मीन्स द ऑपोजिट डायरेक्शन। डायरेक्ट वेरिएशन मीन्स चेंज सेम डायरेक्शन में होता है, एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा, एक कम होगा दूसरा भी कम होगा। और इन्वर्स वेरिएशंस के अंदर इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, एक बढ़ता है दूसरा कम होता है, एक अगर दूसरा बढ़ेगा तो पहला वाला कम हो जाएगा। आई होप कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे इंशाल्लाह ताला। बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइजेस की तरफ। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट्स बाय एससी। दिस इज़ योर टीचर सदफ ज़हरा। सॉल्व करने जा रहे हैं हम एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेशो a ratio b and as fraction a divided by b and solve it to its simplest form। यानी आपने जो इनकी कटिंग वगैरह होती है उसको करके आपने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी शो करना है। ओके, सबसे पहले उसने कहा एक्सप्रेस एज रेशो। तो रेशो में हम कैसे शो करेंगे, 750 रेशो 1250। नेक्स्ट बात उसने कही फ्रैक्शन कैसे, 750 ओवर 1250। ठीक है, अब सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, इसको सिंपल डिवाइड कीजिए और आंसर निकाल लीजिए। कैसे होगा, कैंसल 5 पड़ जाएगा हमारे पास, ऊपर आ जाएगा जी हमारे पास 15। 5 पर डिवाइड करने से नीचे आ जाएगा 25, मज़ीद फिर से 5 पर जाएगा, 5 3 द 15 एंड 5 5 द 25। अब ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, यहाँ पे आता है हमारे पास 3/5। ये था इसका एक्सप्रेशन इन रेशो एंड एक्सप्रेशन एज फ्रैक्शन एंड दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस रेशो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट इज़ सॉल्व। बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या करना है, सेम एक्सप्रेस करना है रेशो में, फ्रैक्शन में और सिंपलेस्ट फॉर्म में जाना है। हमें यहाँ पे दिया गया है 450 सेंटीमीटर्स एंड 3 मीटर्स। हमने ये पढ़ा कि रेशो क्या होती है, एक जैसे यूनिट वाले प्रोडक्ट्स के दरमियान में या वैल्यूज़ के दरमियान में। और जहाँ मैंने आपको एग्जांपल भी दी कि हम अगर रेशो लेंगे तो आटा और घी के दरमियान जो केजीज़ में होते हैं, हम आटे और अंडों के दरमियान में जो केजी और डजन्स में होते हैं हम नहीं ले सकते। यहाँ पे भी देखें आप, यूनिट चेंज है तो क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे हमें यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ेगा
या तो मैं इसको सेंटीमीटर्स में ले जाऊँ या फिर मैं इसको मीटर्स में ले जाऊँ। जब तक ये यूनिट सेम नहीं होगा तो हमारे पास हम रेशो को नहीं निकालेंगे। अगर मैं 450 को मीटर्स में लेकर जाती हूँ, अब बीइंग साइंस स्टूडेंट, आप फिज़िक्स पढ़ के आए हैं, फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 में आपने प्रीफिक्सेस पढ़े हैं, आपको पता होना चाहिए सेंटी किसके बराबर होता है। यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, उसका क्या मतलब है, ठीक है। सेंटी बराबर होता है 10⁻²। ओके, मुझे इस 450 को मीटर्स में लेके जाना है, तो मैं कैसे लिखूँगी? 450 सेंटी की वैल्यू है 10⁻² मीटर्स, ठीक है। मज़ीद क्या हो जाएगा? 450, इसको मैं लिख सकती हूँ 10⁻² मीटर्स। मज़ीद क्या मैं कर सकती हूँ? 450 10⁻² का क्या मतलब है? 100 मीटर्स। आप कटिंग कीजिए, जो आंसर आता है बनाएं उसको, और वो हमारे पास इन मीटर्स आ जाएगा। 0 0 से कैंसिल, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5 9 एंड 5 2, 9 डिवाइडेड बाय 2 मीटर्स। इसको अगर आप मज़ीद डिवाइड करें और डेसिमल प्लेस में ले जाएं तो उसमें भी कोई ऐसी कबाहत नहीं है। 9 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास आ जाता है 4.5, तो ओवरऑल आ गया 4.5 मीटर्स, ठीक है। अब हमें रेशो किस किस की निकालनी है? 450 कन्वर्ट हो चुका है 4.5 मीटर्स में, और दूसरी है हमारे पास वैल्यू 3 मीटर्स। अब यहाँ पे रेशो निकालना पॉसिबल है क्योंकि रेशो निकलती है सेम यूनिट्स में। अब हम लिख सकते हैं इसको इन द फॉर्म ऑफ रेशो। अगर मैं इसको रेशो की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो रेशो में हमारी रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगी? एज रेशो मैं लिखूँगी 4.5 मीटर्स एंड 3 मीटर्स। इन फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे? 4.5 मीटर्स एंड 3 मीटर्स। सिंपल, कटिंग करें, मीटर मीटर से कैंसिल। हमने क्या पढ़ा था कि रेशो के अंदर कोई यूनिट नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब सिमिलर यूनिट होते हैं और वो डिवाइड होते हैं एक्चुअली, तो यूनिट भी आपस में कैंसिल आउट होते हैं। रेशो का कोई यूनिट नहीं होता। अब 4.5 को सिंपल आप 3 से डिवाइड कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। इट इज़ 1.5। 1.5 आया है। आप इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आपके कैलकुलेटर में आ जाएगा 1 × 1/2। 1 × 1/2। मज़ीद खोलें, 2 1 ज़ा 2 एंड 1 3, 3/2, ठीक है जी। ये है आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ओके जी, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। एक वैल्यू है जी 4 kg और एक है इट इज़ 2 kg, डबल लिख दिया है 2 kg एंड 750 ग्राम्स, ठीक है। अब 4 kg 2 kg ओके है, लेकिन ये है 2 kg एंड 750 ग्राम्स। इसका मतलब क्या है? मुझे इस टोटल को केजीज़ में लेकर जाना है। जब ये केजीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद मैं इनकी रेशो ले सकती हूँ, ठीक है। 750 ग्राम्स, यहाँ पे 2 kg तो ओके, 750 ग्राम्स को भी मुझे केजीज़ में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगी? 750 ग्राम है, मुझे केजीज़ में लेके जाना है। मुझे पता है के मीन्स किलो और 10⁻³ होता है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे केजी लेकर आना है, तो मैं लिखूँगी 750 डिवाइडेड बाय 10⁻³ ग्राम्स। क्या बनेगा? या इसको आप यहाँ पे भी वैसे सॉल्व कर सकते हैं, मुझे यहीं पे करना चाहिए था। 2 kg एंड 750 ग्राम्स, ठीक है। 2 kg एज इट इज़, ये ऐड होते होंगे, प्लस 750 डिवाइडेड बाय 1000 के, यानी कि के लाना है मुझे किलो, 10⁻³ होता है ग्राम्स। 2 kg प्लस मेरे पास आ जाएगा 750, इसको मैं लिख सकती हूँ 1 2 3,000 ग्राम्स, ठीक है। मज़ीद बरा क्या करेंगे हम? 2 kg प्लस 750 डिवाइडेड बाय 1000, हमारे पास आता है जी 0.75 kg, ठीक है। 1000 से डिवाइड करने के बाद ये ग्राम्स हमारा केजीज़ में कन्वर्ट हो चुका। सिंपल, इन दोनों को ऐड करेंगे, मेरे पास आ जाएगा 2.75 kg। अब पहली हमारी जो वैल्यू है वो है 4 kg
और ये 2 kg इंटू 750 ग्राम्स को हमने चेंज कर लिया टोटल kg के अंदर, इट इज़ 2.75 kg। ठीक है, अब हमारी वैल्यूज़ क्या हो चुकी हैं, अब हमारे पास मौजूद है 4 kg एंड 2.75 kg। ठीक है, अब इसको इन द फॉर्म ऑफ रेशो लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे रेशो 4 kg इंटू 2.75 kg। ठीक है, अब इसको हम इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 kg डिवाइडेड बाय 2.75 kg। ठीक है, kg कैंसिल, 4 ओवर 2.75 इसको आप डिवाइड कीजिए 4 डिवाइडेड बाय 2.75 हमारे पास आता है 1 पॉइंट, इसको आप फ्रैक्शनल वैल्यूज़ में ले जाएं 1/5/11 हमारे पास आएगा 1 इंटू 5/11, इसको मैं लिख सकती हूँ 11 1 11 एंड 5 16/11। ठीक है, हमारे पास फ्रैक्शन आ जाती है ये। टोटली ये कैलकुलेटर के साथ ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर मैं इसको वापस रेशो की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो रेशो क्या होगी हमारे पास 16:11 और फ्रैक्शन क्या आई है 16/11। ठीक है जी, क्वेश्चन आपका हो चुका है सॉल्व। ओके जी, अब हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन आ चुका है। कहता है पहली वैल्यू है 27 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स और दूसरा है जी 1 आवर। मतलब यूनिट तो चेंज आए हैं ना, मिनट सेकंड है और दूसरे वाला आवर्स में है। हमें इनको एक यूनिट में लेके जाना है। ठीक है, या तो मैं इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लूँ या फिर मैं इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लूँ। यहाँ पर सेकंड्स भी आ रहे हैं। मैं टोटली जाने लगी हूँ मिनट्स के अंदर क्योंकि वो करना आसान होगा। क्यों, 27 मिनट्स हैं, 30 सेकंड्स का क्या मतलब है हाफ मिनट, और 1 आवर का क्या मतलब होता है हमारे पास 60 मिनट्स। ठीक है, तो मिनट्स में जाना हमारे लिए इजी काम है। ठीक है, पहली वाली वैल्यू को मैं चेंज करने लगी हूँ तो मैं कैसे लिखूँगी 27 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। 27 मिनट्स प्लस 30 सेकेंड्स का क्या मतलब है हाफ मिनट, ऐसा ही है ना। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 27 पॉइंट, अगर मैं इसको फ्रैक्शंस में जाऊँ 0.5 बनता है ना, तो 27.5 मिनट्स आ गए मेरे पास। ठीक है, एक वैल्यू मेरी ये बन गई। अगली चीज़ है मेरे पास 1 आवर। 1 आवर, 1 घंटे के अंदर कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स। ठीक है, ये भी मिनट्स में आ गया मेरे पास। अब मेरी न्यू वैल्यूज़ क्या हैं 27.5 मिनट्स एंड 60 मिनट्स। ठीक है, अब क्योंकि हमारी जो यूनिट है वो सेम हो चुका है, अब हम इसकी रेशो भी निकालेंगे, हम इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में भी लेके जाएंगे, इसको सॉल्व भी करेंगे इसकी लोएस्ट फॉर्म पे यानी सिंपलेस्ट फॉर्म पे। रेशो 27.5 मिनट्स एंड 60 मिनट्स। ओके, फ्रैक्शन 27.5 डिवाइडेड बाय 6 मिनट्स डिवाइडेड बाय मिनट्स 60, सॉरी मिनट्स से हो गए कैंसिल। यहाँ पे आप इसको 27.5 है, इसको आप 60 से डिवाइड कीजिए। ओके जी, मैंने कैलकुलेटर के साथ इसको डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आता है 0.458। इसको मैंने चेंज किया इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन तो मेरे पास आता है 11/24। ये टोटल काम कैलकुलेटर के ऊपर है, कैलकुलेटर ही ये वैल्यूज़ आपको देता है। अब आप कहेंगे तो डायरेक्ट निकाल लिया, आप भी निकाल सकते हैं, आप कर सकते हैं ऐसा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहें कि हम इसको यहीं पे सॉल्व करें, मतलब कटिंग्स करें, तो वो भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। मैंने लिखा 27.5, ये 60 तो आ रहा है हमारे पास एज इट इज़, मल्टीप्लाई इसका इशारिया जब हम ख़त्म करेंगे क्या आ जाएगा, इसके नीचे 1 और 0 इतनी बार। ठीक है, ये अपनी जगह पे था, उसका ख़त्म किया, ये आ गया हमारे पास आ गया 275 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 10 हमारे पास हो जाएगा 600। ठीक है, अब ये देखें ये टोटल। ओके जी, अब इसको डिवाइड ये हो जाएगा 5 के ऊपर, हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 5 पे हमने डिवाइड किया, आ गया 2 5 × 25 2 5 × 25। ठीक है, नीचे आ गया 1 2 एंड 0।
नेक्स्ट 5 1 1 एंड 5 2 एंड 4, ठीक है। क्या आ गया हमारे पास 11/24। तो हमने इस तरह से भी इसे सॉल्व किया जा सकता है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। हर बार इसी फॉर्म में आ जाएगा। तो अब हम क्या लिखेंगे, रेशो 11 एंड 24 और फ्रैक्शन 11 डिवाइडेड बाय 24, ठीक है जी। क्वेश्चन आपका हो चुका है बिल्कुल सॉल्व। ओके जी, हमारा क्वेश्चन आ चुका है। कहता है 75 डिग्री एंड 225 डिग्री, डिग्री मतलब रेशो हमारे वो सॉरी जो यूनिट्स हैं वो सेम है, ठीक है। टेम्परेचर दिया हुआ है, यूनिट सेम है, नहीं टेम्परेचर नहीं, एंगल्स बताए हुए हैं, ठीक है। तो ये यूनिट इनका सेम है। सिंपल हम क्या करेंगे, रेशो की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 75 to 25 और फ्रैक्शन जब देंगे हम तो 75 एंड 225। ये हमारी बनती है जी 5 पर जाएगा सारा कुछ। 75 डिवाइडेड बाय 5 हमारे पास आ जाएगा 15 एंड 225 डिवाइडेड बाय 5 आता है 45। मज़ीद डिवाइड होगा 5 3 द 15 5 9 एंड 3 1 ज़ा 3 3 3 द 9। हमारे पास आती है 1/3 इसकी फ्रैक्शन, ठीक है। अब दोबारा से आप लिख लें, क्या हो जाएगा, रेशो क्या है 1 एंड 3 और फ्रैक्शन क्या है 1/3, ठीक है जी। ये भी क्वेश्चन हमारा हो चुका है सॉल्व और क्वेश्चन नंबर 1 हमारा टोटली कंप्लीट हो चुका। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, स्टेटमेंट है दैट इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स हमारे 60 है, 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, 25 गर्ल्स स्टूडेंट हैं एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर बॉयज़, रिमेनिंग बॉयज़ स्टूडेंट्स कितने होंगे वो हम निकालते हैं। कंप्यूट द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट, और एक सेकंड वाला क्वेश्चन भी है दैट बॉयज़ टू गर्ल्स, वो हम बाद में देखते हैं। टोटल स्टूडेंट्स हैं 60, 25 स्टूडेंट्स हैं गर्ल्स, तो सिंपल माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बॉयज़ स्टूडेंट्स, सिंपल 60 माइनस 25 35 बॉयज़ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब उसने कहा है रेशियो ऑफ बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स, बॉयज़ हैं हमारे पास 35 एंड टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 60, ठीक है। सो रेशो क्या हो जाएगी 35 रेशो 60, ठीक है। पहले आप फ्रैक्शन में जाएं, उसको सॉल्व कर लें और फिर आप रेशो में चले जाएं, ज़्यादा बेहतर होता है। इधर भी सॉल्व हो जाएगा, ये 5 पे ऐसे ऐसे कैंसिल आउट होते रहते हैं। जैसे मैं लिखूँगी 5 7 द 35 5 1 द 5 1 5 2 द 10, ठीक है। तो यहाँ पे रेशो क्या बनती है 7 एंड 12, ठीक है। इस तरह से कटिंग हो जाती है। और दूसरी साइड पे अगर आप फ्रैक्शन वाली फॉर्म में जाएं तो फ्रैक्शन में भी आप इसी तरह से लिखेंगे, क्या लिखेंगे 35/60, कटिंग करते हैं 5 पे ही जाएगा, 5 7 द 35 5 1 द 5 5 2 द 10 7/12, ये हो गई रेशो, ये होगी फ्रैक्शन, ठीक है। ये था जी रेशो ऑफ बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है क्वेश्चन है, इट इज़ बॉयज़ टू गर्ल्स। ओके जी, सेकंड वाला हमारा पार्ट आ चुका, कहता है बॉयज़ टू गर्ल्स। आपको पता है हमने पढ़ा रेशो में ऑर्डर मैटर्स अ लॉट, ऑर्डर आगे पीछे नहीं हो सकता, ठीक है। बॉयज़ टू गर्ल्स का मतलब है पहले बॉयज़ बाद में गर्ल्स, आप इसको उल्टा नहीं लिख सकते, ठीक है। सो बॉयज़ टू गर्ल्स क्या हो जाएगा, बॉयज़ का नंबर क्या है हमारा 35 एंड गर्ल्स 25, ठीक है जी। तरतीब यही रखनी है, ऑर्डर नहीं ख़राब करना। रेशो 35 रेशो 25 5 7 5 5, आगे रेशो हमारे पास 7 5, ठीक है। नेक्स्ट आती है फ्रैक्शन 35/25 7 5 7/5, ये है रेशो, ये है फ्रैक्शन। ओके जी, क्वेश्चन सॉल्व। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, कहता है इफ़ ये इक्वेशन दी है देन फाइंड x रेशो y। अब हमें एक्चुअली करना क्या है यहाँ पे, सिंपल हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली, और x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकाल लें और उसको फिर एज अ रेशो शो करवा दें, सिंपल, ठीक है। तो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन है हमारा
यहाँ से हमने हमारे पास है 3 4x माइनस 5y बराबर है 2x माइनस 7y। इधर आ गया हमारे पास 3 4 12x माइनस 3 5 15y इक्वल्स टू 2x माइनस 7y। x वाली सारी वैल्यूज़ को एक जगह पे कर लेते हैं हम। 2x ये इधर आया तो हो गया -2x, और ये है हमारे पास -7y, ये उधर जाएगा तो +15y। 12 -2 हमारे पास आ गया 10x, एंड 15 -7 हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 15 - 7 8y। 8y। अब यहाँ पे हमें वैल्यूज़ भी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमें सिर्फ x रेशो y चाहिए ना। क्या मतलब है x रेशो y का? क्या मतलब है x डिवाइडेड बाय y, x डिवाइडेड बाय y। ठीक है, आप इस फॉर्म में ले आए, सॉल्व हो जाएगा। यानी मैं क्या करूँगी, यहाँ से मैं यहाँ पे y को यहाँ पे ला के डिवाइड करूँगी, 10 को वहाँ पे ले जाऊँगी, x बाय y, यहाँ पे 8 था, 10 उधर चला जाएगा, ऐसे सिंपल। ठीक है, हमें x रेशो y चाहिए था, अब इनकी कटिंग हो जाएगी। 2 पर 2 4 द 8 2 5 द 10, सो x ओवर y हमारे पास आ गया 4/5। अब मज़ीद आप इसको रेशो की फॉर्म में लिखें ऐसे, तो आ जाएगा 4:5, सिंपल। ठीक है, क्वेश्चन देखकर मुझे ऐसे लगा था कि शायद हमें यहाँ पे साइमल्टेनियसली सॉल्व ना करना पड़ जाए, लेकिन नहीं, इट्स ओके। वो खुद ब खुद हमारी वो फॉर्म बन गई। सिंपल हमें x डिवाइड बाय y की फॉर्म चाहिए थी, तो y को उधर डिवाइड कर दिया, x डिवाइड बाय y, यहाँ पे 10 एक्स्ट्रा था, उसे उधर जाके डिवाइड कर दिया, हमारे पास फॉर्म आ गई। ठीक है, सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके जी, हमारे पास आ चुका है क्वेश्चन नंबर 4। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ़ दिस रेशो एंड दिस रेशो आर इक्वल। ठीक है, क्या मतलब है इस बात का? सॉल्यूशन में जाएं, दिस रेशो यानी 2p + 5 एंड 3p + 4 एंड 3/4 रेशो आपस में बराबर है। ठीक है, इस बात का यही मतलब हुआ ना, ये रेशो बराबर है इस रेशो के। सिंपल, क्या करेंगे आप, नज़र आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें और p को एक साइड पे रखें, कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे ले जाएं, सॉल्व करें, आंसर निकल आएगा, सिंपल। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मैंने, वाया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेरे पास आ जाएगा 4 × 2p + 5 एंड 3 × 3p + 4 मल्टीप्लाई किया, 4 × 8p + 4 × 5 20, 3 3 = 9 + 3 4 12। p को एक साइड पे कर लेते हैं, 8p - 9p एंड 12 - 20। ठीक है जी, 8 - 9 हमारे पास आता है -p और -8। ठीक है, माइनस से कैंसिल, p = 8। क्वेश्चन इज सॉल्व। अच्छा, यहाँ पे तो हम सिंपल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हमने बुक में जाके पीछे आंसर देखा और हमें पता चल गया येस p इज़ 8। ओके, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। फॉर एग्जांपल ये पेपर आपका क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर आ जाता है, तब आप कैसे चेक करोगे आपका जो जवाब आया है वो ठीक है, कोई गलती नहीं हुई? कैसे होगी इसकी वेरिफिकेशन? बहुत आसान है। p = 8 आए, इसको यहाँ ये जो हमने इक्वेशन हमारी इन्होंने बताई थी ना, इसके अंदर जाके आप पुट कीजिए। अगर ये दोनों साइड्स बराबर आ गई, इसका मतलब है आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मैं अभी एक क्वेश्चन में यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन भी करके बता देती हूँ। वेरिफिकेशन में लिखूँगी, वेरिफिकेशन हमारे पास है 2p + 5 डिवाइडेड बाय 3p + 4 बराबर होना चाहिए 3/4 के। p = 8, मैंने लिखा 2 की जगह p 8 + 5 डिवाइड बाय 3 × 8 + 4 बराबर आना चाहिए 3/4 के। ठीक है, तो 2 × 8 16 आ जाएगा मेरे पास, 16 + 5 और 24 + 4। ठीक है, 3 × 8। ठीक है, अब ये आ गया 3/4, 16 + 5 21 और ये आ गया 28, 3/4 के बराबर निकलना चाहिए। ठीक है, अब ये दोनों हैं जी 7 पर जाते हैं, 7 3 ज़ा 21 एंड 7 4 ज़ा 28, तो हो गया जी 3/4 3/4
वेरीफाइड, ठीक है, यानी क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ठीक हुआ था, हमें क्वेश्चन पेपर में श्योरिटी हो गई है कि सवाल बिल्कुल ठीक हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। वैसे ये वेरिफिकेशन क्वेश्चन में मौजूद नहीं है, मैंने आपको सिर्फ बताया है कि पेपर में अगर आपको ये कंफर्म करना हो कि आपका सवाल क्या है, बेशक आप ना बनाएं, ये पेपर में सॉल्व ना करें इस हिस्से को, साइड पे अपनी कंफर्मेशन कर लें कि आपका ये सवाल ठीक हो गया या नहीं, आपको ये पता चल जाएगा यहाँ मेरे नंबर पूरे हैं, ठीक है, इसलिए ये वेरिफिकेशन आपको बताइए। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 5 में 5 सेम 4 जैसा ही है, कहता है इफ़ दिस रेशो एंड दिस रेशो आर इक्वल फाइंड एक्स, ठीक है। तो सोल्यूशन में हम कैसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन 3x + 1 एंड 6 + 4x को उसने कहा है ये बराबर है 2/5 के, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 5 × 3x + 1 = 2 × 6 + 4x, 5 3 = 15x + 5 1 = 5, 12 + 4 2 8x, सारे x को एक साइड पे करने लगी हूँ, 5x - x 8x एंड 12 - 5, ठीक है। 15 - 8 हमारे पास आता है 7x एंड 12 - 5 आता है जी 7। सो x = 7/7 एंड कटिंग हुई हमारे पास आता है x = 1। अब निकल आया आपके पास जवाब, मुझे नहीं पता ठीक है या नहीं है, सिंपल जाएं अपनी जो इक्वेशन है, जो कंडीशन है, इसके अंदर डालें, अगर ये दोनों चीज़ें बराबर आ जाती हैं, आंसर 2.2/5 ही आता है, तो सिंपल आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया, हमें पता लग जाएगा हमारा सवाल ठीक है या नहीं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 6 है, मैं आपको बुक से स्टेटमेंट पढ़ रही हूँ और साथ साथ मैं यहाँ पे कंडीशंस बनाती रहूँगी। कहता है 2 नंबर्स आर इन द रेशो 5/8, 2 नंबर्स हैं, 5/8 की रेशो है। इफ़ 9 इज़ एडिड टू ईच नंबर, हर नंबर में अगर 9 ऐड करें वी गेट अ न्यू रेशो, हमें एक नई रेशो मिलती है, एंड द न्यू रेशो इज़ 8 11। फाइंड द नंबर्स फाइंड करें, ठीक है। सबसे पहले कहता है 2 नंबर्स आर इन द रेशो 5/8, पहले तो नंबर्स लेट करें ना, क्योंकि हम उन्हें तो फाइंड करना है। लेट दी नंबर्स आर ए एंड बी, ए एंड बी, ठीक है, ये सोल्यूशन स्टार्ट हो गया। तो कहता है कि 2 नंबर्स आर इन रेशो 5/8, यानी कि ए और बी की जो रेशो है वो है, मज़ीद जैसे कहता है वैसे ही करें, ए और बी की रेशो जो है वो है 5 और 8, यानी मैं इसे लिख सकती हूँ ना, A/B = 5/8, ठीक है, ये होगी मेरी फर्स्ट इक्वेशन। कहता है दूसरी दफ़ा में कह रहा है कि इफ़ 9 इज़ एडिड टू ईच नंबर, यहाँ 9 इज़ एडिड टू ईच नंबर, 9 इज़ एडिड टू ईच नंबर, तो न्यू रेशो आती है 8/11। ओके, ठीक है। अब हमें करना क्या है, सिंपल, यहाँ से हम अपने ए की वैल्यू निकालते हैं और दूसरे में डालते हैं, तो हमारे पास आंसर निकल आएंगे। पहले ने क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंपल इक्वेशन की फॉर्म में ले आते हैं, फिर ए की वैल्यू निकालेंगे और एक इक्वेशन में डालेंगे, टोटल ए में चली जाएगी, वहाँ से एक आंसर आएगा, फिर बी की वैल्यू में बी की जगह पे उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे हम और आंसर निकालेंगे। सॉल्व करते हैं, आपको समझ आएगी कैसे करना है। ओके जी, यहाँ पे मैं लिखने लगी हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये है मेरे पास A/B = 5/8, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आ गया A8 = 5B, ए किसके बराबर आ जाएगा, 5/8B, ठीक है, इसको कह दिया 3, ठीक है जी। अब सिंपल क्या करना है हमें, यहाँ से हमें ए की वैल्यू मिल गई है, इधर जाके पुट कर दीजिए और सॉल्व कर लें, ठीक है। क्या होगा हमारे पास, ये क्योंकि बटे की शक्ल में है, यहाँ पे डालेंगे हम, थोड़े कॉम्प्लिकेशंस होंगे, पहले हम उसको एक लीनियर शक्ल में लेकर आते हैं इक्वेशन को, फिर वहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। पहले हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन A + 9 B + 9 बराबर है 8/11। मैं ज़रा इसको सिंपल फॉर्म में ले आऊँ ताकि मुझे गलती के चांसेस कम होते हैं जब सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है हमारी इक्वेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आ गया 11 × A + 9 एंड 8 × B + 9, ठीक है। मल्टीप्लाई किया 11A
प्लस 99 इक्वल्स टू 8b प्लस हमारे पास 8 इंटू 9 आ जाएगा 72। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे, अब मैं वैल्यू डालने लगी हूँ दैट a इज़ इक्वल्स टू 5/8b, या मज़ीद हम इसको और सिंप्लीफाई करें, ये हमारी जो कांस्टेंट टर्म्स है ना, इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। मेरे पास आता है 11a और सारे वेरिएबल इधर ले आते हैं हम, -8b और यहाँ पे आ जाएगा 72 - 99। ठीक है, जितना भी सिंपल हो सके फिर वैल्यू डालें, क्योंकि वो फ्रैक्शनल फॉर्म में गलती के चांसेस वहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं। ये 11a - 8b तो एज इट इज़ ही रहेगा, सॉल्व नहीं हो सकता। 72 में से माइनस करना है 99, 72 - 99 आता है मेरे पास -27। ठीक है, अब ज़रा थोड़ी सिंपल हो गई है शक्ल। अब मैं डालती हूँ पुट a इज़ इक्वल्स टू 5/8b। ठीक है, ओके जी। सो मैंने क्या लिखा, 11 a की जगह पे लिखा 5/8b माइनस 8b इक्वल्स टू -27। ठीक है जी, अब क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा ऊपर 55 डिवाइडेड बाय 8b माइनस 8b इक्वल्स टू -27। अगर मैं पूरी इक्वेशन को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये कुछ सादी सी शक्ल बनेगी ना। जब ये टर्म 8 के साथ मल्टीप्लाई होगी ये तो रह जाएगी 55b माइनस, जब 8 के साथ 8 मल्टीप्लाई होगा 64 आ जाएगा b, और यहाँ पर जब 8 मल्टीप्लाई होगा 27 के साथ 8 इंटू 27 आ जाएगा -216। ये दोनों b में आ चुकी, तो हम क्या लिखेंगे 55 - 64 माइनस 9b इक्वल्स टू 2 -216। b क्या हो जाएगा हमारा -216 डिवाइड बाय -9, माइनस माइनस से कैंसिल, 216 डिवाइडेड बाय 9 आता है जी 24। b का आंसर निकला है हमारे पास। अब हमने क्या लेट किया था, b 24 आ गया। हम अब यहाँ पे जो हमने लेट किया था, ये हमने वैल्यू निकाली थी a इज़ इक्वल्स टू 5/b। यहाँ पे अगर मैं b की वैल्यू डाल दूँ मेरे पास a निकल आएगा, सो डालते हैं, यहीं पे करते हैं इसको सॉल्व। पुटिंग b इज़ इक्वल्स टू 24 इन इक्वेशन 3। ठीक है जी, तो a इज़ इक्वल्स टू 5/8b, 5/8 इंटू 24, b की जगह 24, और जब हमने 24 को 8 के साथ डिवाइड किया 3 5 15, a इज़ इक्वल्स टू 15। ठीक है जी, तो हमारे जो नंबर्स हमने लेट किए थे क्या हुआ, a इज़ इक्वल्स टू 15 एंड b इज़ इक्वल्स टू 24। ठीक है, ये हमारा निकल आया आंसर, हमारे नंबर्स। अब आपको कंफर्म करना है कि ये आंसर्स ठीक हैं या नहीं है, तो सिंपल जो हमारी गिवन रेशो थी आप उसमें चले जाएं। उसने क्या कहा था, a/b बराबर होता है 5/8, या ये वाली दोनों को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ये ज़रा आसान है, वहाँ पे मैं प्लस प्लस करूँ फिर आंसर निकालूँ। सिंपल आप a/b लिखें, यानी आप क्या लिखेंगे 15/24, कटिंग करें, सिंपल आता है। ठीक है, 15/24 किस तरह आएगा, 3 पे आप डिवाइड करें, ऊपर आ जाएगा 3 5 द 15 एंड 3 8 द 24। ठीक है, रेशो बराबर आ रही है, आप वैसे वेरिफिकेशन करके देख लें, आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, a इज़ इक्वल्स टू 15 एंड b इज़ इक्वल्स टू 24, हमारे आंसर्स निकल आए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 7 है, बुक से पढ़ रही हूँ। कहता है इफ़ 10 इज़ एडिड इन ईच नंबर ऑफ द रेशो 4:13 वी गेट अ न्यू रेशो 1 and 2, व्हाट आर द नंबर्स। थोड़ा सा घुमा दिया है, पहले जैसे ही क्वेश्चन जैसा है, यानी कि क्या कहता है, अगर हम लेट करें नंबर्स, लेट द नंबर्स आर a एंड b। ठीक है, कहता है कि इफ़ 10 इज़ एडिड इन ईच नंबर ऑफ द रेशो दिस, यानी इसका मतलब है कि a रेशो b पहले है 4:13, अब 10 ऐड किया गया है ईच नंबर में, 10 ऐड किया गया ईच नंबर में, तो रेशो हो जाती है 1:2। ठीक है, सेम पहले वाली ही बात है। ओके, अब हम इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखते हैं क्योंकि वहाँ पे सॉल्व करना ज़रा ना आसान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा a/b बराबर होता है 4/13 के, एंड a + 10 b + 10 बराबर होता है
1/2 के। ठीक है, अब ये है हमारी 1 इक्वेशन, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। सिंपल यहाँ से ए की वैल्यू निकालते हैं, उसमें जाके पुट करेंगे, आंसर निकल आएगा। ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ए 13a एंड 4b, तो ए क्या आ गया 4/13b। ठीक है, ये हो गई। अब सिंपल पुटिंग इन इक्वेशन 2, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन से क्या है हमारे पास, a + 10 b + 10 बराबर है 1/2 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इनको ज़रा थोड़ा सा एक लाइन की शक्ल में ले आते हैं। ये इधर मल्टीप्लाई होगा, आ जाएगा 2 × a + 10, 1 × b + 10, 2a + 20 b + 10। अब हमारे पास है जी, इनको पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ आ गया 2a, इधर ले आया -b और 10 - 20, 2a - b बराबर आ गया है -10 के। ठीक है, अब a हमारे पास क्या है, पुटिंग वैल्यू फ्रॉम a, पुटिंग वैल्यू ऑफ a, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इज़ इक्वल्स टू 4/13 इन अबव। ठीक है, सो a की जगह मैंने लिखा 4/13 b - b इक्वल्स टू -10, 4 × 2 = 8, 8/13 b - b इक्वल्स टू -10। अब वही बात है, या तो आप इसको 13 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें, या यहाँ पे आप एलसीएम ले लें और फिर सॉल्व कर लें, एक ही बात होती है। ठीक है, जैसे मर्जी कर लें। 13 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे रह जाएगा 8b। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा तो 13b, और यहाँ पे आ जाएगा 10 × 13, हमारे पास क्या बनेगा 10 × 13 130 माइनस का 130। ठीक है, अब ये देखें जी, बी भी सॉल्व हो जाएंगे। 8 - 13 के हमारे पास क्या आता है, 8 - 13 -5b। ठीक है, किसके इक्वल आ जाएगा, -130 के। अब क्या करेंगे, b इज़ इक्वल्स टू -130 डिवाइडेड बाय -5, माइनस माइनस से कैंसिल, और 5 × 5, और 130 को करेंगे तो हम आ जाएगा हमारे पास 130 डिवाइडेड बाय 5 26। ठीक है, 26। तो हमारा b क्या आ गया है, b इज़ इक्वल्स टू 26। अब ये क्या था, a इज़ इक्वल्स टू 4/13 b, यहाँ पे जाके b की वैल्यू डाल दें, सिंपल यहीं पे कर लेते हैं। एस a इज़ इक्वल्स टू 4/13 b, तो 4/13 × 26, 13 × 2 = 26, यस 13 × 2 = 4 × 2 = 8, a इज़ इक्वल्स टू 8। ठीक है जी, a आ गया है हमारे पास 8 और b निकल आया हमारा 26। आपको वेरिफिकेशन करनी है, आप जो रेशोज़ बताई हैं ना, वहाँ पे जाके इनको डालें, आंसर निकल आएगा। ठीक है जी, और वाकई आता है a/b आना 413, 4 ये 2 पे जाएगा, 2 4 द 8 और 2 13 द 26। ठीक है, आर या 4/13। ओके जी, आंसर्स बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 8 है, बुक से पढ़ रही हूँ। कहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg मैंगोज इफ़ 5 kg मैंगोज कॉस्ट 250 ग्राम। यानी कहता है कि 8 किलो मैंगोज़ की, आम की आप कीमत निकाल के बताएं अगर 5 किलो 250 रुपये में आते हैं। ठीक है, ओके जी, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? बनाना तो हमें पड़ेगा, हम जाएंगे इससे प्रोपोर्शन में। ठीक है, केजीज़ भी हैं, रुपीज़ भी हैं, तो हम कैसे करेंगे? एक बात और, यहाँ पे हम जो अपना वो बनाते हैं ना प्रोपोर्शन वाला, यानी होगा A B C D, इस तरह से जाएंगे। ठीक है, लेकिन हम जाएंगे कैसे? यहाँ पे 5 kg मैंगोज़ 250 कॉस्ट, यानी केजीज़ भी आ रहे हैं और रुपीज़ भी आ रहे हैं। ठीक है, तो हम इन्हें लिखेंगे कैसे? हमने पढ़ा है कि जो रेशो होती है वो हमेशा सेम यूनिट्स वालों की होती है। इसका क्या मतलब है? ये तो लग गया प्रोपोर्शन का साइन, यहाँ पे रेशोज़ ही आती हैं ना, ऐसा ही है ना, यहाँ पे रेशोज़ आती हैं। इसका मतलब है जो उसने कहा, और हमें पता है कि रेशोज़ हमेशा सेम यूनिट वालों की आती हैं। यानी यहाँ तो या तो मैं यहाँ पे दोनों कॉस्ट रखूँगी और यहाँ पे दोनों केजीज़ वाली मैंगोज़ रखूँगी, या फिर यहाँ पे मैंगोज़ रख लूँ, यहाँ पे कॉस्ट रख लूँ। ठीक है,
यानी 5 kg मैंगो 8 kg, और यहाँ पे आ जाएगा 250 रुपीज़, और जो हमने फाइंड करना है वो, ठीक है। इस अंदाज से हमें काम करना होगा, क्योंकि रेशो में हमने पढ़ा है कि वो हमेशा सेम यूनिट वालों की ही होती है, और ये चीज़ रेशो ही लिखी होती है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें इस तरह से ये नहीं हम लिखेंगे कि मैं लिख दूँ यहाँ पे 5 kg एंड 250 रुपीज़, फिर 8 kg और एक्स जो हमें फाइंड करना, नहीं ऐसा नहीं करना, ठीक है। केजीज़ एक साइड पर, कॉस्ट रुपीज़ एक साइड पर, ठीक है। अब बनाते हैं 5 kg मैंगोज़ की रेशो है हमारी 250 रुपीज़ के साथ। रेशो नहीं मतलब बता रहा है वो कि उसकी कॉस्ट है 5 kg की जो कॉस्ट है वो है 250 रुपीज़, और 8 kg की हमें फाइंड करनी है, ठीक है। लेट द कॉस्ट ऑफ 8 kg मैंगोज़ इज़ एक्स कह दें, ए कह दें, वॉट एवर, जो भी आपको अननोन फाइंड करना ना, कुछ भी हो सकता है, LMNKZ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जो आपका दिल करे वो करें, एक्स है, ओके जी। तो प्रोपोर्शन बनाते हैं हम, कैसे लिखेंगे। यहाँ पे मैंने पहले तो बनाया प्रोपोर्शन, यहाँ पे मैंने लगाई रेशियो, ठीक है। मैं लिख रही हूँ 5 kg, ठीक है, और यहाँ पे आ गया 8 kg। अब यहाँ पे तरतीब क्या होगी, जिस तरह ये तरतीब है इसी तरह से 5 kg जो पहले है उसकी कॉस्ट भी पहले आएगी, यानी 250 रुपीज़, ठीक है, और 8 kg बाद में है तो इसकी कॉस्ट बाद में आएगी। ओके हो गया, ये तरतीब है, ठीक है जी। सेम यूनिट वाली चीज़ें हमने एक साइड पे रखनी है, और फिर तरतीब भी सेम रखनी है। अगर 5 kg उसकी कॉस्ट ये पहले आ रहा है तो अगर मैं इसको लिख कैसे भी सकती हूँ 8 kg एंड 5 kg प्रपोर्शन, लेकिन फिर 8 kg की कॉस्ट पहले और उसकी कॉस्ट बाद में, ठीक है। तरतीब भी इसी तरह से रखनी है, जिस तरह चाहे रख लें, सवाल जवाब के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। ये हमने लिख लिया इस तरह से, ओके। अब सिंपल इसको सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे सॉल्व करते हैं, अब चाहें तो आप बटे वाली फॉर्म में चले जाएं, तभी वही चीज़ बनेगी। इसको प्रोपोर्शन में आपने सॉल्व करना है, यानी प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इंटू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स बराबर होते हैं, आप उस तरह भी चले जाएँ, ठीक है। ये होते हैं मीन्स और ये होते हैं एक्सट्रीम्स। इस फार्मूला से सॉल्व कर लें तब भी, या आप लिखें 5 kg बाई 8 kg बराबर है 250 बाई एक्स, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यही आ जाएगा 5x इज़ इक्वल्स टू 250 इंटू 8। तो यहाँ पे कुछ आंसर निकलेगा, x क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय दैट वैल्यू। इस तरह सॉल्व करने में भी कोई मसला नहीं है। अगर आप यहाँ पे सॉल्व करें मीन्स इंटू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स बराबर होती है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या बनेगी 8 इंटू 250, और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स, तब भी वही चीज़ बनती है, ठीक है। अब जैसे आपको आसान लगे वैसे करें, इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में ले जाएं, एक नॉर्मल इक्वेशन की तरह सॉल्व हो जाएगी। आप इसको ये मीन्स एक्सट्रीम वाला लगाएंगे तो प्रोपोर्शन वाले तरीके से सॉल्व हो जाएगा, आएगा आंसर दोनों से एक ही, ठीक है। अब जैसे चाहें आप सॉल्व कर लें, ओके जी। ये बना लिया मैंने, तो 8 को मल्टीप्लाई किया मैंने 250 के साथ, 8 इंटू 250 ये आता है 2000, 1 2 3 इक्वल्स टू 5x। x क्या हो जाएगा 2000 डिवाइड बाई 5, सिंपल, ठीक है। तो आंसर निकालें, डिवाइड करें 5 के ऊपर, 400 x के बराबर आ गया। अब ज़रा ना वो जो मैंने रफ किया है ना फ्रैक्शनल वाली फॉर्म में, उसको भी मैं आपको साफ साफ करके बताती हूँ, ठीक है। तो जवाब यही आएगा, ठीक है। ये हमारी हो गई प्रोपोर्शन वाली तरीका, ठीक है। अब करती हूँ फ्रैक्शनल वाली फॉर्म में जाके, ठीक है। तो यही जो हमारी रेशोज़ बनी है क्या हो जाएगा, उसको मैं लिखूँगी 5/8 बराबर किसके आ जाएगा 250 ओवर x के, ठीक है। 5/8 रेशो बराबर आ जाएगी 250 x के, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, ओके हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये हो गया 5x और ये आ जाएगा 8 इंटू 250, अभी 2000 5x, x इज़ इक्वल्स टू 2000 डिवाइड बाई 5 एंड x इज़ इक्वल्स टू 400, ठीक है। दोनों तरीक़ों से करके देख लें, गलत भी नहीं है, चाहे आप ऐसे करें चाहे वैसे करें, तरीक़ा कार करने का भी गलत नहीं है,
और आंसर भी सेम आना है, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, आप फ्रैक्शनल वाली फॉर्म में चले जाएं, आप प्रोपोर्शन से डायरेक्टली सॉल्व कर लें, नो इश्यूज़ एट ऑल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। कभी भी क्वेश्चन को रट्टा मारने की कोशिश मत कीजिएगा, हमेशा अपनी तरीके से सॉल्व करने की, अपनी समझ से सॉल्व करने की कोशिश करें। कभी आपको भूलेगा नहीं, कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब आप कहीं पे सॉल्व हुआ हुआ देख लें, ये तरीका है, हमेशा यही पकड़ के बैठेंगे, वैल्यू तो नहीं आगे पीछे हो गई, ऐसे तो नहीं हो गया। क्यों होगी वैल्यू आगे पीछे? जब हमें एक बात बता दी गई है कि रेशो है ना, ये रेशो लिखी है, रेशो हमेशा एक जैसे यूनिट्स में होती है, तो सिंपल 2 यूनिट सेम वाले इधर ही लिखेंगे, हम अगले को उधर लिखेंगे। बस बात क्या है, यहाँ पे तरतीब आनी है, जिसकी वैल्यू पहले है उसकी कॉस्ट भी पहले है, जिसकी जो वैल्यू बाद में है उसकी कॉस्ट भी बाद में है, बस, ठीक है। तो जैसे चाहें सॉल्व करें। मेन चीज़ होती है कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, जिस पे मैं स्ट्रेस देती हूँ। पढ़ना है, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके पढ़ें। रट्टे मार के पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होता, ना आपको फ्यूचर में इसका कोई फ़ायदा। अगर मैंने रट्टे मार के पढ़ा होता तो मैं आज को पढ़ा ना रही होती आपको, ठीक है। क्योंकि मेरे अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, मुझे पता है काम कैसे करना है, मैं आपको सिखा सकती हूँ। ये तालीम, ये पढ़ाई मेरे लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि मैं रट्टा मार के सिर्फ नंबर ले लूँ, आप नंबर लेंगे, आपके पास कुछ नहीं आएगा, आप उससे कोई फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते, ठीक है। सो मेरा तो स्ट्रेस हमेशा से कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पर, गेट कॉन्सेप्ट्स देन मार्क्स। पहले कॉन्सेप्ट ले लो, मार्क्स विल फॉलो, पीछे आएंगे आपके, क्योंकि आपके लिए मुश्किल ही कुछ नहीं होगा, ठीक है। सो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है इफ़ ए रेशो बी बराबर है इसके, फाइंड दिस रेशो। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। ओके जी, सोल्यूशन लिखा, हमें बताता है ए रेशो बी, यानी मैं अब लिखने लगी हूँ ए बाई बी किसके बराबर है, 7/6 के, एंड 3a + 5b डिवाइडेड बाय 7b - 5a। ये रेशो हमें फाइंड करनी है, ठीक है। ओके, इसको आप ऐसे ही लिखा रहने दें जैसे ये है, ऐसे करके 3a + 5b इंटू 7b - 5a, ठीक है। करना क्या है, या आप इस तरह भी रहने दें, या सिंपल हम लिख सकते हैं, उधर से वैल्यू निकालें, यहाँ पे डालें और आंसर निकल आएगा, कोई ज़रूरत नहीं जहाँ पे जाने की, ठीक है। ये हो गया हमारा 1, ठीक है। फाइंड हमें से करना है फ्रॉम 1। ए किसके बराबर आ जाएगा, 7/6b, ठीक है। क्या करते हैं, पुट करते हैं अपने गिवन एक्सप्रेशन में, पुटिंग इन 3a + 5b 7b - 5a, ठीक है। ओके, क्या आ जाएगा, 3a की जगह मैंने लिखा 7/6b + 5b, 7b - 5 इंटू 7/6b। ओके जी, अब हमें ऊपर जो है वो एलसीएम वाली फॉर्म में जाना पड़ेगा, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। कैसे करेंगे, ये तो आ गया हमारा फुल भरा वाला बटा, ऊपर वाली रकम में क्या होगा, ऊपर है हमारे पास 3 × 7 21 हो जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं पहले 3, अवल तो ये कट जाएगा, 3 2 6, ठीक है। ये क्या आ गया हमारे पास, 7/2b + 5b, और यहाँ पे आ जाएगा 7b माइनस, अब ये नहीं कट रहे, 5 7 35, 35/6b, ठीक है। अब हमें यहाँ पे लेने पड़ेंगे एलसीएम्स। ये तो आ गया 2 2 से कैंसिल, 7b + 5 2 10, इधर आ गया b, नीचे क्या आ जाएगा 6, 42b - 35b, ठीक है। ऊपर क्या बना, 7 और 10, 17b डिवाइडेड बाय 2, और 42 - 35 कितना बनता है, 42 - 35 7/6। इतनी बात की समझ आ गई, b, ठीक है। ओके, अब हमें करना क्या है, हमें ये पता है कि ये जब डिवीज़न की फॉर्म में है, इसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लेके जाऊंगी तो ये उलट जाएगा, 7b हो जाएगा 6/7b। तो मैं इसको लिखूँगी 17b/2
इंटू ये बन जाएगा 6/7b, ठीक है। अब क्या होगा हमारे पास 2 3 द 6, b से कैंसिल और 7 17 नहीं कटेंगे तो आ जाएगा 17 इंटू 3 एंड नीचे आ जाएगा 7, ठीक है। 17 इंटू 3 क्या आता है, 17 इंटू 3 आता है हमारे पास 51/7। सो हमारी रेशो क्या थी, उन्होंने क्या कहा था, ये हमारे पास ऊपर से क्या चलता हुआ आ रहा है 3a + 5b 7b - 5a, तो ये रेशो हमारे पास क्या आ गई 51/7। मैं यहाँ पे लिखूँगी 3a + 5b / 7b - 5a बराबर आ रहा है 51/7 के, ठीक है जी। ये निकल आई हमारी वो रिक्वायर्ड रेशो। सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड रेशो, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 10 है, उसका फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 एक्चुअली है कि कंप्लीट द फॉलोइंग, 3-4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 3 दिए हुए हैं, कहता है कि इनको कंप्लीट कीजिए, ठीक है। ओके, पहले में कहता है इफ़ 24/7 इज इक्वल टू 6/x देन फाइंड 4x, इसमें से आपको 4x निकालना है, ठीक है। ओके, यानी हमारे पास कुछ भी बने, हमने x की वैल्यू नहीं फाइंड करनी, हमने 4x फाइंड करना है। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लूँ, निकल आएगी और फिर मैं उसे 4 से मल्टीप्लाई कर लूँ, मेरे पास आंसर तो आ जाएगा ना। निकाल देते हैं। ये क्या होगा, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 24x बराबर आ जाएगा 6 × 7, ये आ गया 24x, और 6 × 7 क्या होता है, 6 × 7 होता है 42, ये आ गया 42। x किसके बराबर आ गया 42 डिवाइडेड बाय 24। आंसर हमारे पास क्या आएगा जी, ये फ्रैक्शनल है। ओके, इसको हम डिवाइड करते हैं 2 के ऊपर। 2 2 द 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 द 4, 3 पर जाएगा, 3 7 द 21 और 3 4 द 12, ठीक है। तो x का आंसर मेरे पास आ रहा है 7/4। ओके, मुझे क्या चाहिए 4x, ठीक है। x निकला है ना, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ, ये 4x बन जाएगा, यहाँ पे देख लेंगे जो भी बनेगा, ठीक है। सो मैंने क्या किया, मुझे चाहिए 4x, तो मैंने लिखा 4x बराबर आ जाएगा 7/4 × 4, दोनों साइड्स पे मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 4 इस 4 से हो गया कैंसिल, तो 4x बराबर आ गया 7 के, ठीक है। यही हमें चाहिए था। ओके जी, सिंपल, आपने x की वैल्यू निकाली और जितना उन्होंने, अब मैं यहाँ पे ये सोचती रहूँ मैं किसको डिवाइड करूँ कि ये 4 बने, फिर मैं किससे डिवाइड करूँ, ये कैसे बने। आप सिंपल 4x निकाला ना, x की वैल्यू निकाल लो, इजीली निकालनी आती है ना, वो तो निकाल ली, उसके बाद उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, जो आंसर आएगा लिख लेंगे, सिंपल, ठीक है जी। 4x निकल आया, आंसर चेक करें जाके क्या है। ओके जी, कहता है ये चीज़ दी हुई है, ay निकालिए, ay, ठीक है, ay फाइंड करना है। ओके, सबसे पहले तो इन्हें करें ना आप क्रॉस मल्टीप्लाई, ताकि सीधा सा हो जाए, ताकि हमें कुछ समझ आए कि हमें करना क्या है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आ गया 5a × y और 15b × 3x, ठीक है, ये बन गया 5ay, और ये हो गया जी हमारे पास 15 × 3 क्या बनेगा, 15 × 3 45bx, ठीक है। हमें चाहिए ay, तो 5 को तो डिवाइड कर दो, ay का आंसर चाहिए, तो 45bx को डिवाइड कर दिया 5 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 9 द 45, 9bx बराबर है ay के। ये लो जी, ओके, आंसर निकल आया है, चेक करें जाके। ओके जी, ये क्वेश्चन दे दिया है और वैल्यू निकालनी है 5q की, ठीक है। सिंपल लीनियर फॉर्म में लेके जाएं, q का आंसर निकालें, ठीक है। यहाँ पे q भी दिया है, m भी दिया है, p भी दिया है, हमें क्या चाहिए, हमें आंसर के लिए पहले चाहिए q। यहाँ से हमने सब कुछ सॉल्व कर आके q की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जब q की वैल्यू निकल आएगी ना, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास 5q निकल आएगा। ओके, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ओके जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करें सबसे पहले, 9pq 5m, इधर आ जाएगा 18p 2lm, ठीक है। मल्टीप्लाई करें, 5 9 45 pqm, ये क्या आ गया 18 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, 18 × 2 36 plm। आंसर किसका चाहिए, q यहीं पे रखें आप, सब कुछ उधर ले जाएं, 36 plm
एम डिवाइड हो जाएगा 45, पी भी उधर जाएगा, एम भी उधर जाएगा, ठीक है। अब देखें एम एम से कैंसिल, पी पी से कैंसिल, और 36 और 45 किस पे जाएंगे, 36 45 ये आती है जी 4/5 की रेशो, ठीक है, 4/5 और एल बचता है यहाँ पे, ठीक है। तो Q इज़ इक्वल्स टू 4/5 एल, ठीक है, ओके। अब हमें चाहिए 5Q, दोनों साइड पे 5 से मल्टीप्लाई कर दें। 5Q क्या मतलब है, 5 इंटू 4/5 एल, तो हमारा 5Q बराबर आ गया 5 से कैंसर 4L, ठीक है, ये आंसर है। 5Q इज़ इक्वल्स टू 4L, ठीक है जी। आंसर चेक करें जाके। ओके जी, क्वेश्चन 11 है हमारे पास, कहता है जी फाइंड x, और ये आपको एक प्रोपोर्शन दिया हुआ है, ठीक है। क्या करते हैं हम प्रोपोर्शन के अंदर, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या होता है, बराबर, ठीक है। ऐसे भी कर लें, फ्रैक्शनल फॉर्म में ले जाएं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तब भी नो इश्यूज़ एट ऑल, ठीक है। इस तरह करना चाहते हैं इस तरह कर लें, वैसे करना चाहते हैं वैसे करें, जैसे मर्जी कर लें। ओके जी, मैं अभी लिखने लगी हूँ, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ठीक है। मीन्स हैं ये दोनों, यानी 4 इंटू 2x + 3 का प्रोडक्ट, मीन्स प्रोडक्ट है, एक्सट्रीम्स हैं ये दोनों, सो 3x - 2 इंटू 7, ठीक है। x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, अब इक्वेशन की फॉर्म में आ चुका, मल्टीप्लाई किया 4 × 8x + 12 और 3 7 21x - 14, ठीक है। x इधर ले आते हैं, 8x - 21x - 14 - 12, 8 - 21 हमारे पास क्या आता है, 8 - 21 आता है जी -13x, और ये क्या बन जाएगा 14 और 12, 14 + 12 -26, x क्या हो जाएगा -26 डिवाइडेड बाय -13, माइनस से कैंसिल, 13 2 द 26, ओके जी 2 आ गया, x इज़ इक्वल्स टू 2, ठीक है। वही बात है, पता कैसे चलेगा पेपर में कि ठीक है या नहीं है, इधर जाके ना x की वैल्यू डालें, दोनों साइडों को बराबर आना चाहिए, ठीक है, वेरिफिकेशन हो जाएगी। अगला सवाल देखते हैं। ओके जी, फिर से एक प्रोपोर्शन हमें दे दिया उसने, हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ठीक है। फॉर्मूला लिखा, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ठीक है। मीन्स ये हैं, यानी 3/5 इंटू 2x/3 किसके बराबर होना चाहिए, 3x - 1/7 इंटू 7/5, ओके जी। ये 3 3 से कैंसिल, यहाँ 7 7 से कैंसिल, ऊपर क्या रह गया है 2x/5 और 3x - 1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 2x इंटू 5 एंड 5 इंटू 3x - 1, मल्टीप्लाई किया, 5 2 = 10x, 5 3 15x - 5, 10x - 15x इक्वल्स टू -5, यहाँ पे आ गया -5x - 5, सो x इज़ इक्वल्स टू -5/-5, सारा कुछ कैंसिल, x इज़ इक्वल्स टू 1। कंफर्म करना है ना कि आंसर ठीक है या नहीं है, तो डाल दें अपनी इक्वेशन के अंदर, सिंपल, इसमें डाल दें, कटिंग हो गई या तब भी इसमें डाल दें, तब भी ये दोनों रेशियोज़ बराबर आएंगे आपस में, ठीक है। ये फ़ायदा होता है प्रोपोर्शन का। यहाँ पे आप 1 डालें, यहाँ की जगह 2/5, यहाँ पे 1 डालें तो 3 - 1 आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, और 3 - 1 2 आ जाएगा, 2/5 सेम आ रहा है, ठीक है। ओके जी, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 11 3 पार्ट है, टाइम सेविंग काम किया है, सिंपल प्रोपोर्शन दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इनटू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स,
मैंने मीन्स और एक्सट्रीम्स को लिख लिया यहाँ पे। अब सॉल्व करने जा रहे हैं। x माइनस वन से कट गया, यहाँ पे आ गया 5/3 और 2 द 4, ऊपर आ गया 2 इंटू एक्स माइनस 3 और नीचे आ गया हमारे पास x प्लस 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी, ये इधर आ जाएगा 5 इंटू एक्स प्लस 4 और ये उधर चला जाएगा 3 इंटू 2 इंटू एक्स माइनस 3। ये हो गया 5x प्लस 5 4 द 23, पहले अंदर नहीं, पहले आप अंदर करें, 2x माइनस 3 2 द 6। अब मल्टीप्लाई करें, 3 2 द 6x माइनस 18, 5x प्लस 20 एज इट इज़। x को साइड पे ले आते हैं, 5x माइनस 6x इक्वल्स टू माइनस 18 माइनस 20, 5 माइनस 6 माइनस 1x और ये आ जाएगा माइनस 8 3। x इज़ इक्वल्स टू माइनस 38 बाई माइनस 1 38x। x का आंसर है जी 38। ठीक है, अब आपको कंफर्म करना है कि ठीक है या नहीं है, आप यहाँ पे डाल के देख लें। ठीक है, यहाँ पे डाल दें तो पता चल जाएगा x 38 है या सही आया या नहीं आया है। ओके जी, फोर्थ क्वेश्चन है, ये आपको प्रपोर्शन दिया है, प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ये है मीन्स, ये है एक्सट्रीम्स। ठीक है, मैंने लिख दिया x इंटू दिस मीन्स इक्वल्स टू दिस इंटू दिस एक्सट्रीम्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ओके जी, क्या करेंगे, अभी यहाँ तो फ़िलहाल कुछ नहीं होने लगा क्योंकि ये फार्मूला भी नहीं है कि ऊपर कुछ कट जाए। ठीक है फार्मूला लेकिन कटिंग नहीं होगी। P3 माइनस Q3 ओवर P प्लस Q आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। P का स्क्वायर प्लस PQ प्लस Q स्क्वायर, यहाँ पे A माइनस बी वाला फार्मूला ओपन होगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस 2AB यानी आ जाएगा PQ। ठीक है, अभी ये सारा हिस्सा ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम क्या कर सकते हैं, हमें इनको आपस में मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। ये क्या बन जाएगा, P की पावर 4 और प्लस P स्क्वायर Q स्क्वायर माइनस 2 इंटू P3Q। ठीक है, अभी P इन सब से मल्टीप्लाई, अब ये प्लस PQ इन सब से मल्टीप्लाई होने जा रहा है, प्लस P इसके साथ मल्टीप्लाई, P की पावर 3 हो गई, Q एज इट इज़ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो P एज इट इज़ Q की पावर 3 प्लस P एज इट इज़ Q की पावर 3 प्लस अब यहाँ से प्लस माइनस 2 P का स्क्वायर Q का स्क्वायर। ओके, अब ये Q इन सब से मल्टीप्लाई होने जा रहा है, प्लस P स्क्वायर Q स्क्वायर प्लस 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 Q की पावर 4 प्लस माइनस 2 इंटू P एज इट इज़ Q की पावर 3। ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है x इंटू P3 माइनस Q3 डिवाइडेड बाय P प्लस Q। ओके जी, आप देखते हैं क्या बनता है आगे। ये तो अभी एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे कुछ शायद कटिंग्स वगैरह हो जाए। लेट्स सी, P की पावर 4 एज इट इज़ P स्क्वायर Q स्क्वायर, ये है P स्क्वायर Q स्क्वायर, तो प्लस 2 P स्क्वायर Q स्क्वायर। अब P3Q है, यहाँ पे कोई P3Q नहीं है, प्लस P3Q एज इट इज़, सॉरी 2 मिनट, ये देखें P3Q। ठीक है, तो ये प्लस माइनस ये आ जाएगा माइनस P3Q। ठीक है, ये दोनों सॉल्व हो गए। अगला है PQ3, ये है PQ3, ये है प्लस PQ3, ये है माइनस 2, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस PQ3। ठीक है, P स्क्वायर Q स्क्वायर, ये इसका साइन माइनस का है यहाँ से, ये देखें ये यूँ। ठीक है, माइनस 2 P स्क्वायर Q स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस P स्क्वायर Q स्क्वायर। ठीक है जी, ये दोनों हो गए
क्यू की पावर 4 आ गई प्लस Q4। सो इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। नहीं, ये डियर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा फैल चुका है। अच्छा, एक काम और हो सकता है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई ना करें, हम ये स्क्वायर भी ना खोलें, देखें ज़रा, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ p का स्क्वायर प्लस PQ प्लस Q का स्क्वायर, इसकी पावर को ब्रेक करूँ, मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, P माइनस Q, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आके मैं इन दो को कंबाइन करूँ, मैं लिखूँ P माइनस क्यू इंटू पी स्क्वायर प्लस PQ प्लस Q स्क्वायर, और इसको बाहर ही रहने दो, P माइनस क्यू। अब अगर आप इस बात पे गौर करें ना, तो ये फार्मूला बन चुका है किसका, P3 माइनस Q3 का, ये वाला जो मैं कह रही थी ना, ये खुलेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, यहाँ पे इसको ब्रेक किया ना तो ये फार्मूला बना। अब आ गया P माइनस क्यू एज इट इज़, यहाँ पे आ रहा है P3 माइनस Q3 डिवाइडेड बाय P प्लस A, ठीक है, और यहाँ पे x इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब याद रखना क्या, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। x यहीं रहेगा, अगर मैं इसे उधर ले जाऊँ तो क्या होगा, x तो रहेगा यहीं पे, ठीक है। ये आ गया P3 माइनस Q3 इंटू P माइनस Q, ये यहाँ पे P प्लस Q यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जाके हो जाएगा डिवाइड। ओके हो गया, ये दोनों हुए कैंसिल, वो दोनों रह गए। अब आप देखें P माइनस क्यू P प्लस क्यू, मैं नहीं लिख सकती P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, ये भी फार्मूला है, ठीक है। तो x का आंसर क्या निकल आया, P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, ठीक है। अब ज़रा आप इसको आंसर को चेक करें। मैं इस क्वेश्चन को चाहती तो, हालांकि ये बहुत ज़्यादा फैल गया था, तरीक़ाकार हमने गलत इख्तियार किया कि हमने इसको खोला और बहुत फैला लिया। मैं इसको एडिट करती वीडियो को और सिंपल जाके आपको दोबारा से स्टार्ट करती क्वेश्चन, और यही तरीका मैं आपको बताती, आपको कभी ये याद नहीं रहना था। हमेशा हमारी गलतियाँ हमको सिखाती हैं। जब भी हमको गलती करते हैं ना, तो हमें पता लगता है हमें ये नहीं करना चाहिए था, हमें ये करना चाहिए था। अगर हमें डायरेक्टली सब कुछ हुआ मिल जाए ना, हमें पता नहीं चलता कि गलती किधर हो सकती है। अब अगर मैंने ये एडिट कर दी होती और मैंने सिंपल आपको इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया होता, आपके लिए जहन में रट्टे की तरह अड़ा देना था कि अच्छा ये इसको ना यूँ करते हैं। अब जब आपने सॉल्व होते हुए देखा, मल्टीप्लिकेशन की स्क्वेयर्स खोले तो बहुत ज़्यादा फैल गया, नहीं यूँ नहीं था, आपके जहन में रहेगा टीचर ने मिटाया था, फिर उन्होंने इस तरह से किया था, हमें यूँ जहन में रहेगा। अब ये गलती, मेरी ये गलती ने आपको सिखाया कि नहीं, ये क्वेश्चन उन्होंने मिटा के इस तरह किया था, ऐसा नहीं हुआ था, रिमूव किया फिर किया इस तरह। अब आपको ये याद रहेगा कि ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होना है, ठीक है। क्वेश्चन बहरहाल सॉल्व हो चुका, ये भी एक तरीक़ाकार था। मैंने भी कोई मैथ को हिफ्ज़ नहीं किया हुआ, मेरे से भी गलतियाँ होती हैं, मुझे यार क्वेश्चन आप मैथ तो कम से कम याद नहीं हो सकता, सॉल्व करके पता लगता है, सॉल्व करते हैं तो पता लगता है कि क्या होने जा रहा है, ठीक है। सो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। सारी बातें आपको समझाने के लिए थी कि हमेशा प्रैक्टिस किया करें और हर चीज़ को अपने दिमाग से हल करने की कोशिश किया करें, ना कि किसी को फॉलो करें, ठीक है। जब अपने दिमाग से करेंगे ना, कभी भी नहीं भूलेगा, और आपकी गलतियाँ हमेशा आपको सिखाती हैं, ठीक है। ओके हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके जी, लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर इक्वेशन। वीडियो को सेव करने जा रही हूँ, प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट और एक्सट्रीम की प्रोडक्ट में लिख के फिर वापस आते हैं। ओके जी, आगे वापस इस तरह से मीन्स की प्रोडक्ट और एक्सट्रीम्स की प्रोडक्ट में मैंने इसको लिखा। सिंपल अब मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करनी है। सो क्या आ जाएगा जी, 16 माइनस 16 इंटू 11, 16 इंटू 11 आता है 176 माइनस 11x माइनस 16x माइनस माइनस प्लस x का स्क्वायर। यहाँ क्या आ जाएगा, 25 इंटू 8, 200, 200 माइनस 8x माइनस 25x माइनस x का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करते हैं, सारी वैल्यूज़ को इधर लाते हैं, या पहले x को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से x सॉल्व हो जाएगा, 176 हो जाएगा माइनस 11 इंटू 16, 11 प्लस
11 प्लस 16 माइनस 27 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये 200 एज इट इज़, और तो निकाल लेते हैं -8 माइनस 25 माइनस 39 33 एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर। अब क्या किया जी हमने, ये सॉरी ये देखें माइनस माइनस प्लस एक्स का स्क्वायर है, ठीक है ओके। अब सबको उठा के इधर ले आते हैं, 176 माइनस 27 एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर, ये हो गया -200 प्लस 33 एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर होल इक्वल्स टू 0। एक्स का स्क्वायर एक्स के स्क्वायर से कटा, और अब 176 माइनस 200 माइनस 24, ठीक है, और ये -27 है प्लस 33 है, 6 प्लस 6x इक्वल्स टू 0। ओके, हमें इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। 6x बराबर आ जाएगा 20 प्लस 24 के, उधर जाके प्लस का हो गया। x इज़ इक्वल्स टू 24/6, सो 24 डिवाइड बाई 6 4, x इज़ इक्वल्स टू 4। आंसर निकल आया हमारा। आपको चेक करना है, आप जाएं यहाँ पे 4 डालें x की जगह पे, देखें क्या आता है आंसर, इंशाल्लाह ताला सेम आएगा। सो एक्सरसाइज 3.1 बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपके लिए किसी हद तक भी हेल्पफुल साबित हुआ तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर वो भी कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और मेरी नसीहत हमेशा देख लिया आपने कैसे किया है, अपने हाथ से प्रैक्टिस कीजिए। शायद किसी और अंदाज से सॉल्व हो, ज़रूरी नहीं है कि यही तरीका फॉलो किया जाए, आप किसी और तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं जो आपको माइंड में क्लिक करता हो, ठीक है। सो अपने अंदाज से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया करें और ख़ुद प्रैक्टिस किया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।